अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी पैदावार हेतु गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन, भेड़ की मुजफ्फरनगरी नस्ल पर जानकारी, हमारे प्रदेश के किसान भाई गेहूं की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं, लेकिन फसल में उचित अवस्था के अनुसार सिंचाई नहीं करने के कारण उनकी उपज प्रभावित होती है। अतः किसान भाइयों, गेहूं की फसल से आपको अच्छी उपज मिल सके, इसके लिए फसल के किन किन अवस्थाओं पर सिंचाई करना जरूरी होता है, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर बीके विमल से। रबी में गेहूं एक मुख्य फसल है और इसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है वह है गेहूं की सिंचाई। गेहूं की सिंचाई बहुत ही आवश्यक पहलू है जिससे उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। गेहूं की सिंचाई सही समय पर और उचित मात्रा में करने से गेहूं का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई और तीसरी सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। पहली सिंचाई जो है गेहूं के 22 से 25 दिनों के अंतराल पर आवश्यक होना चाहिए। यह इसलिए होना चाहिए कि गेहूं में उस समय सीआर स्टेज है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको कल्ले बनने वाली स्टेज कहते हैं। अगर इस समय गेहूं की सिंचाई समय पर नहीं होगी तो हमारे कल्ले की संख्या जो टीलर है गेहूं की वो कम निकलेंगे, जिससे इसका सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। इसलिए इस समय सिंचाई की विशेष अवस्था होती है और यह सिंचाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई के लिए 40 से 45 दिनों के बुआई के बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 या 70 दिन के आसपास करनी चाहिए। यह सिंचाई भी बहुत आवश्यक है और सबसे आवश्यक सिंचाई है जब गेहूं में दाने भरने लगे और दूध वाली स्थिति आ जाती है जब बाली में, उस समय सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि अगर खेत में नमी की कमी रहेगी तो उस समय दाने जो हैं सो छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और इसका सीधा उत्पादन पर असर पड़ेगा। अंतिम सिंचाई अगर आपकी दोमट मिट्टी है तो चौथी सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। यह सिंचाई लगभग 80 से 85 दिनों के बाद आती है। इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं की सिंचाई करते समय जब प्रारंभिक अवस्था में बाली आ गई है उस समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर बाली आ गई है और बाली निकलने लगी है या बाली बन रही है, दूध की अवस्था है, उस समय अगर हवा तेज हो तो उस समय सिंचाई कदापि न करें, इसलिए कि पौधे की गिरने की अवस्था रहती है। उस समय अधिकतर हवाएं जो हैं सो दिन में बहती हैं, रात में कम बहती हैं। पछुआ हवा उस समय ज़्यादा बहती है, वेस्टर्नी विंड। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सिंचाई जो है 7-8 बजे शाम में, रात में करें
और सुबह तक पानी जो है किसी भी अवस्था में 3 से 4 घंटा के बाद खेत में पानी पूरी तरह सूख जानी चाहिए। एकदम हल्की सिंचाई करें ताकि खेत ज़्यादा गीला ना हो और पौधे गिरने की संभावना नहीं रहे। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप किसान भाई सिंचाई करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा होगा और आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। आइए अब गेहूं की सिंचाई के उपलब्ध साधनों से सिंचाई की पद्धतियों को भी जानते हैं। अतः इस उपलब्ध जल से यदि आपको गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन करना हो तो सर्वप्रथम आप गेहूं की बुवाई के बाद खेत में ढलान की दिशा के साथ साथ छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण कर लें और फिर उपलब्ध जल से आप पूर्व में बताई गई फसलों की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर सिंचाई करने से आपके सिंचाई जल का अधिक से अधिक उपयोग होता है। साथ ही साथ सिंचाई जल का समानता से वितरण भी होता है, जबकि पारंपरिक विधि में खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक पट्टियां बनाकर सिंचाई करने से पानी के असमान वितरण के साथ साथ खड़ी फसल में भी जलमग्नता की स्थिति भी निर्मित हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं उपलब्ध पानी का भी सदुपयोग नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि नहरों व कुएं के जल से खेत में छोटी छोटी क्यारी बनाकर सिंचाई करने पर पारंपरिक पट्टिका विधि की तुलना में 20 से 25% तक जल की बचत की जा सकती है। आज के इस वैज्ञानिक युग में सिंचाई जल की एक एक बूंद के भरपूर उपयोग हेतु कृषि विशेषज्ञ किसान भाइयों को बौछारी विधि अपनाने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि इस विधि के उपयोग से 30 से 35% तक जल की बचत के साथ साथ लगभग 70 से 75% तक ऊर्जा की भी बचत होती है, जो कि आज के समय की आवश्यकता भी है तथा इस विधि से खेती की लागत को कम करके अच्छे फसल उत्पादन में सहायता भी मिलती है। परंतु किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल अपनी फूल की अवस्था में हो तब बौछारी विधि का प्रयोग न करें, क्योंकि फसल की इस अवस्था में पानी की बौछार से फूल झड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, ध्यान रहे, यदि आपके खेत की काली एवं चिकनी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में फसल की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करने से पूर्व मृदा में नमी की जांच अवश्य कर लें एवं आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। साथ ही साथ जल संरक्षण हेतु गेहूं की फसल में लगभग 20 या 25 दिन की अवस्था पर खरपतवारों के नियंत्रण के विभिन्न उपायों को जरूर अपनाएं, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण से भी सिंचाई जल की मात्रा की बचत होती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अधिक फल उत्पादन हेतु पुराने फल उद्यानों का जीर्णोद्धार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, फल के बाग एक निश्चित आयु तक ही फल देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये फल वृक्ष पुराने होते जाते हैं इनकी उत्पादकता घटती जाती है। तो इन पुराने फल बागों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप इनकी कटाई, छंटाई और प्रबंधन कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार। अगर सही तरह से पुराने बागों का देख रेख किया जाता है तो आप 60 साल तक अच्छा इसका पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसान बंधु को ये प्लानिंग कर लेनी होगी कि ज़मीन से 4 से 6 मीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण रूप से जो मोटी डालियां है उसको काट दिया जाए। इसके लिए आप माने विद्युत चालित आरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि या एक साथ पूरे वृक्षों को काटना चाहते हैं या कतार के रूप में आप इन बड़े वृक्षों को जीर्णोद्धार करना चाहते हैं।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित जीर्णोद्धार तकनीक अपनाकर आम के पुराने बागों को पुनर्यौवन प्रदान किया जाता है और गुणवत्ता युक्त उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से यह तकनीक बागवानों के लिए प्रभावी एवं लाभकारी है। कटाई छटाई पुराने, घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की शाखाओं को चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं को भूमि सतह से लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर शक्ति चलित आरी से काटते हैं। सूखी, रोगग्रस्त एवं वृक्ष के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। पर्णीय क्षेत्र के विकास के लिए वृक्ष पर मात्र 3 से 4 कृंतित शाखाएं ही रखते हैं। कृंतन करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि शाखाएं अनावश्यक रूप से निचले भाग से फट न जाए। अतः पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कृंतन करते हैं। कृंतन के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदी नाशक दवा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 250 ग्राम अरंडी का तेल एवं उचित मात्रा में पानी मिलाकर तैयार लेप शाखाओं के कटे हुए भाग पर लगाते हैं ताकि कटी सतह पर सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण न हो सके। इसके लिए क्योंकि एक बार जब इसका वृक्ष की हम कटाई 4 से 5 मीटर के ऊपर से करते हैं तो इसमें 4 से 5 साल के बाद जो है फल आपको मिलेगा। तो आप आवश्यकता के अनुसार अगर एक कतार में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये काटने का समय जो है किसान बंधु को जो धान करने का सबसे उपयुक्त समय दिसंबर का माह होता है। इसके बाद आप फरवरी के महीने में प्रति वृक्ष 1.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम पोटास अच्छी तरह से आप जो आपके पेड़ के नीचे आप उस मिट्टी में मिला दें तो आपका इसका अच्छा ये होगा। इसके बाद आप ध्यान देंगे बरसात से पहले अर्थात जून के महीने में आपको अगर सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाती है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े मकोड़े लग सकते हैं। इसके बचाव के लिए किसान बंधु को कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा इसमें एंथ्रेक्स बीमारी लग जाती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3% का घोल बनाकर किसान इसका छिड़काव करते हैं तो पौधे स्वस्थ होते हैं और उनकी अच्छा वृद्धि होती है। इसके अलावा ये प्रोसेस किसान बंधु को 3 से लेकर के 5 साल तक करना होगा। इसके बाद उन्हें वृक्ष में अच्छे फल मिलेंगे। अंतः फसलें कटाई छटाई उपरांत कृंतन वृक्षों के दोनों तरफ काफी खुली जगह मिलती है जिसमें अंतः फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भेड़ की मुजफ्फरनगरी नस्ल पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से व्यवसायों में भेड़ पालन कम लागत में लाभकारी होने के कारण अपने प्रदेश के बहुत से किसानों ने इसे अपना रखा है, लेकिन ज्यादातर भेड़ पालक उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जो कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें भेड़ की उन्नत नस्लों की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज हमने भेड़ की उन्नत नस्ल मुजफ्फरनगरी की जानकारी के लिए आमंत्रित किया है एक प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल दास को। मुजफ्फरनगरी नस्ल भेड़ों की सभी नस्लों में सबसे अधिक शारीरिक भार वाली नस्ल है और इसकी मांस की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। मुजफ्फरनगरी नस्ल की जो मुख्य पहचान है इसमें पूंछ का लंबा होना। यह सभी नस्लों में इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। कुछ जानवरों में कुछ का मतलब करीब 5% जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी पूंछ ज़मीन को टच करती है, ज़मीन तक पहुंच जाती है। दूसरा, शरीर का रंग सफ़ेद होता है और इसका जो चेहरा है थोड़ा उभरा हुआ होता है। यह सभी नस्लों में जैसे कि मैंने बताया सबसे अधिक भार वाली है, इसलिए इसके जो मेमने पैदा होते हैं उनका भी
जन्म भार सभी नस्लों से अधिक होता है। औसतन जन्म भार 3.8 किलो, लगभग 3.25 किलो के आसपास होता है। बाकी सभी नस्लों में, किसी भी नस्ल में 3 या 3.25 किलो से जन्म भार अधिक नहीं होता। और इसके शारीरिक भार 3 माह पर शारीरिक भार, 6 माह पर शारीरिक भार और 12 माह पर शारीरिक भार जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो इस तरह से हैं। 3 माह पर 17 किलो और 6 माह पर करीब 26 किलो और 12 माह पर 32 किलो इसका औसत आता है। बाकी किसी भी भेड़ नस्ल में इतने औसत नहीं आते। एक इसकी जो खासियत है, यह बहुत ही मजबूत या हार्डी नस्ल है, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। यदि हम वर्ष में देखें तो करीब 2 या 2.5% इसकी मृत्यु दर होती है। कारण यही है कि इसके मेमने काफ़ी शारीरिक भार वाले होते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए इसमें बीमारी कम लगती है। अब आता है इसका ऊन की गुणवत्ता और ऊन उत्पादन के बारे में। यह नस्ल पूर्णतः मांस उत्पादन वाली नस्ल है। केवल इसका मांस उत्पादन के लिए इसको पालते हैं। इस नस्ल में ऊन का उत्पादन करीब 1.25 किलो 1 साल में आता है, जिसे हम वर्ष में 2 बार ऊन कल्पन करते हैं। 600 से 700 ग्राम, 800 ग्राम एक बार में ऊन आती है। गुणवत्ता इसकी गलीचा उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम इसको गलीचा बनाने में काम नहीं ले सकते। इसके बाद आता है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन 1 या 2 नस्ल को छोड़कर किसी भी भेड़ से दूध नहीं निकाला जाता। इनमें 400 ml या 500 ml उतना ही दूध होता है जो इसके बच्चे के लिए पेट भरने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद आता है जनन क्षमता। चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, जनन क्षमता शरीर आकार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे शरीर का आकार कम होता जाता है, जनन क्षमता बढ़ती जाती है। क्योंकि यह सबसे अधिक भार वाली और ऊंची नस्ल है, इसलिए इसमें कम आकार वाली भेड़ों से जनन क्षमता कम है। फिर भी यहाँ हमने अनुसंधान करके इसकी जन्म क्षमता में काफ़ी सुधार किया है। अखिल भारतीय भेड़ सुधार परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें हमारा उद्देश्य केवल इसके शारीरिक वृद्धि यानी मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस परियोजना में हम इस नस्ल में संस्थान में आनुवंशिक सुधार तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी है कि गांव तक भी इस तकनीक को पहुंचाकर भेड़ पालकों के रेवड़ों का आनुवंशिक सुधार करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से योगेश कुमार जी, आप निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से मूली की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं, तो योगेश जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सर्दियों के अंदर खासतौर से हमें जो जड़ वाली सब्जियां हैं उसके अंदर मूली की खेती भी बहुत अहमियत रखती है। मूली की खेती हमें बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ता। ये मूली की खेती हमें 1.5 से 2 महीने के अंदर हमें पैदावार देने लग जाती है, अच्छी आय होती है। तो मूली की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करनी है। दूसरी जुताई से पहले उसके अंदर नत्रजन की आधी मात्रा, जो कि लगभग हमें करीब 80 से 100 किलो नत्रजन यूरिया की मात्रा डालनी है और फास्फोरस लगभग हमें 180 किलो प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से डालना है, जिसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट हमें लेना है 180 किलो 1 हेक्टेयर के अंदर। और पोटास के अंदर हमें म्यूरेटो पोटास खाद लेना है, तो वो करीब 160-65 किलो म्यूरेटो पोटास खाद हमें लेना है। तो इस समय तो अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर के महीने तक हमें जो एक तो पंजाब सफ़ेद है, इसार मूली नंबर 1 है और पूसा रश्मि किस्में हैं, ये इस समय लगाई जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जो अपने को ये जो किस्में मैंने बताई उन्हीं का बीज बोना है और बीज की जो मात्रा है वो जो देसी किस्में हैं उसका करीब आपको 8 से 10 किलो बीज की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर के लिए। बीज को अच्छी तरह से उपचारित करें,
क्योंकि कई बार अपन बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी फसल पे आक्रमण कर देती हैं। तो बुआई से पहले क्योंकि बहुत कम मात्रा में हमें उसका दवाई का इस्तेमाल करना होता है, तो क्यों नहीं हम उसको बीज को अच्छी तरह उपचारित करें। कार्बेंडेजिम या थायरम, आप कोई सी दवा ले लें, वो 1 किलो बीज में लगभग 2 से 2.5 ग्राम बीज दवाई की आवश्यकता होती है और उसको अच्छी तरह बीज में मिला के और उसके बाद ही इसकी बुआई करें तो ज़्यादा फायदा होगा। इसकी बुआई करने के लिए पहले डोलियां बनाएं और डोलियां लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार की दूरी रखें। उसके ऊपर हमें जो बुआई करनी है, बीजों की सीधी बुआई करनी है, वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर के फासले पे हमें एक एक बीज की बुआई करनी है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी आय हेतु मधुमक्खियों एवं मधु बॉक्सों की देखरेख, फलन अवस्था पर सेब में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।